हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो इकोनॉमी का सीरीज़ कर रहे थे उसी में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर के प्रॉब्लम समझते हैं। तो ये जो पहला टॉपिक है इसमें आपका है वो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है जो कि ब्लॉकचेन के थ्रू यूज़ होता है। इसका पीयर टू पीयर एक्सचेंज और के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जनरेशन जो है इसमें ब्लॉकचेन जो पूरी टेक्नोलॉजी या मेथड है उसको यूज़ किया जाता है। इसका बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे कि मिडिल मैन का एलिमिनेशन हो जाता है। साथ में जो मनी का जितना फंक्शन है वो भी ये इफ़ेक्टिवली सर्व करता है, मतलब कि ये एज अ मीन ऑफ ट्रांजैक्शन हो। इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है और ट्रांजैक्शन इजीली हो सकता है। साथ में जो सिक्योरिटी है इसका भी इसमें फ़ायदा है कि इट्स वेरी मच सिक्योर्ड। इसमें फ़िनांशियल इंक्लूजन में और ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इजीली ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। जहाँ पे फार रीच एरिया है वहाँ पे भी इसको इजीली यूज़ हो सकता है। तो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि ये जो बिजनेसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है बिजनेसेस में उनको उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो। तो ये जो भी आईटी रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें ये ऐड ऑन करता है। अगर हम चैलेंजेस का बात करें तो पहला चैलेंज तो यही है कि जो रेगुलेटरी चैलेंज है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को मास्टर करना बाय अडॉप्टिंग अ रेगुलेटरी अप्रोच। दूसरा कि जो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो आइडिया है उसको एक्सप्लोर करना कि जैसे इंडिया में भी हम डिजिटल करेंसी आरबीआई ला सकता है। तीसरा है कि डिजिटल फिनांस में का एक इकोसिस्टम तैयार करना, क्योंकि लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत होगी, फिनांशियल लिटरेसी की ज़रूरत होगी, साथ में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम इंकरेज कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा एड ऑन करे, उसका जो इनोवेशन है, जो भी रिसर्च है वो इस सेक्टर में और ज़्यादा एड ऑन करे। साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको और ज़्यादा हमको रेलिवेंट बनाना पड़ेगा फॉर द डिजिटल एज। साथ में जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है उसका यूसेज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमें ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनली भी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। तो इस तरह से हमने समझ लिया जो पूरा क्रिप्टो करेंसी का जो चैलेंजेस हैं और साथ में उसका क्या फ़ायदा है। अगर रेगुलेटरी चैलेंजेस देखें इन द एडॉप्शन तो पहला तो है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को कंट्रोल करने में एक चैलेंज क्रिएट करता है, क्योंकि ये ऐसा मनी सप्लाई का तरीका जनरेट करता है जो कि आरबीआई के बियॉन्ड है। डिजिटल करेंसी जब आप यूज़ कर रहे हैं अलग अलग, तो आरबीआई हो सकता है आरबीआई के जितने टूल्स हैं, चाहे सीआरआर हो या एसएलआर हो, वो इफ़ेक्टिवली उसको रेगुलेट ना कर पाए। दूसरा है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि टैक्स इवेशन को कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज थ्रू क्रिप्टो करेंसी लोग जो है और ज़्यादा टैक्स इवेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि साइबर सिक्योरिटी इशू है, जैसे कि हैकर्स और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसी के यूसेज के बारे में जानते हैं। तो वो जो नया डिवाइड होगा ऑफ हैव एंड हैव नॉट्स वो हमें गौर करना पड़ेगा। साथ में वेपनाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि जो एनिमी कंट्री है ये इसको एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट जो है इसमें आपका बैंकिंग का टॉपिक है कि बैंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो समझते हैं। देखिए, पहला तो है कि हमारा जो एमपी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो ये 8.6% तक है। दूसरा है कि जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस का चैलेंज, कैपिटल एडिक्वेसी का चैलेंज, कि मतलब हमारे इंडियन बैंक्स के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है। साथ में जो कंपटीशन उनको फेस कर रहा है, जैसे कि फिनटेक कंपनीज़ हैं उनके द्वारा। साथ में जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत पीछे है। जितना आईटी रिवॉल्यूशन और जितने जल्दी टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुसार वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लिमिटेड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, जैसे हम और आप जैसे यंग जो पॉपुलेशन है और ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेटर जो बैंक के सर्विसेज हो, तो वो एक्सपेक्टेशन जो है कंज्यूमर का वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। साथ में जो जनरल प्रॉब्लम होता है गवर्नेंस रिलेटेड, जैसे कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा जाता है।
सॉल्यूशन यही है कि जो हमें ऑन सिटू ऑफ सिटू जो सर्विलेंस है वो अच्छा करना पड़ेगा, एक्सटर्नल ऑडिटिंग का जो मेथड है उसको यूज़ करना पड़ेगा। साथ में जो पीसीए मैकेनिज़्म जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो कोऑर्डिनेशन है ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक्स उसको स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। साथ में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अपडेट करते हुए उसको भी यूज़ करने के लिए हमें बैंक्स को मोटिवेट करना पड़ेगा। उनको मतलब कि लोगों को हमें ज़रूरत है कि अवेयरनेस जनरेट करने का, और जो बैंक लेवल पे है वहाँ पे हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड हो सके। तो इस तरह से हमने समझा बैंक्स के प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेट क्वालिटी एंड रिस्ट्रक्चरिंग। देखिए इसमें ये बेसिकली टॉपिक जो है वो एनपीए रिलेटेड है। जो हमारा एनपीए है वो क्यों एक तो इमर्ज हो रहा है, और दूसरा उसके आसपास के जो चैलेंजेस हैं और उसको कैसे सॉल्यूशन उसका होना चाहिए वो देखना पड़ेगा। जो रीज़न जो है एनपीए का वो है कि पहला तो इकोनॉमिक रीज़न कि हम बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज थे कि हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगा, और उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुआ। 2006 और 8 का जो समय था बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक था, और बैंक ने बिना सोचे समझे लोन देते रहे वो, और उसके कारण एनपीए का प्रॉब्लम हुआ। दूसरा कि स्ट्रक्चरल इशू है, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, और वो जो ईज़ नहीं है उसके कारण जो लोन का प्रॉब्लम, एनपीए का प्रॉब्लम वो क्रिएट होता है। दूसरा सिस्टमेटिक रीज़न, जैसे कि स्विफ्ट एनपीए आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि अगर कोई लोन एनपीए होने वाला है तो उसको इजीली पहले से आइडेंटिफाई करें तो लॉस कम होगा। साथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अबंडन कर दिए गए ड्यू टू कोविड या फिर बाकी भी रीजंस होते हैं। उसके अलावा गवर्नेंस इशू तो है ही आपका कि कई सारे क्लियरेंस में बहुत टाइम लग जाता है, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, लैंड का लीगल हसल हो। तो इस कारण से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते और एनपीए क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एथिकल रीज़न भी है, कुछ लोग जानबूझ के भी बैंक का लोन पे नहीं करते टाइमली, और मैनिपुलेशन होता है पूरे जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है एनपीए का। तो सॉल्यूशन तो वही है कि पहले तो रिकॉग्नाइज़ करो कि जो रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रिजोल्यूशन, रिफॉर्म, ये जो 4R है इसको यूज़ करके हम एनपीए को हॉल्ट कर सकते हैं। हम ईज़ 5.0 है उसको यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस जो अभी भी हैं, ठीक है, वो है कि अभी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उतना स्मूथ नहीं हुआ है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कॉर्पोरेट का गवर्नेंस इशू है, साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, साथ में एआरसी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है। ये सारे इश्यूज रहे हैं जब हम एनपीए का बात करते हैं तो क्योंकि एनपीए ऐसा चीज़ है कि वो पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए जरूरी है। अगर एनपीए बहुत ज़्यादा रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो बाकी जो सेक्टर्स है उस पर भी इम्पैक्ट करता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपना कोर बैंकिंग फंक्शन जो है उसको भी स्ट्रेंथन करें, मतलब एनपीए के अलावा साथ में जो लेवल ऑफ गवर्नेंस है उसमें कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी क्लियर करें। एटीट्यूडनल चेंज की ज़रूरत है ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके व्यू पॉइंट को भी हम समझें और उसको अडॉप्ट करें। टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। साथ में जो हमारा फिनेंशियल सिस्टम है बहुत फ्रैगमेंटेड है, उसको ना हमें इंटीग्रेटेड करके साथ में जो फिनटेक्स हैं अलग अलग उनको यूज़ करना चाहिए। साथ में लिंकेज जो है बिटवीन इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिनेंशियल सेक्टर्स को और स्मूदन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने एनपीए का भी समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि अच्छा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ऐसे और ज़्यादा वीडियोज़ मैं क्रिएट करके दे पाऊँगी। थैंक यू।